हेलो दोस्तों, मैं हूं नूतन मेहता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिट्यूब में। जैसा कि आपने कल की क्लास में पढ़ा है ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। अगर ऑन्कोलॉजी को पढ़ना है तो उनके छोटे छोटे जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, उनका क्या क्या इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में जान रहे हैं। उसमें से अभी भी थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है, तो चलिए आगे जानते हैं वो क्या है। जैसे आपने कल पढ़ा है कि ऑन्कोलॉजी क्या होता है, ट्यूमर क्या होता है, कैंसर क्या होता है, मेटास्टेसिस क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ा है। तो चलिए आज पढ़ते हैं कार्सिनोमा इन सीटू। आखिर ऑन्कोलॉजी में कार्सिनोमा इन सीटू क्या होता है। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। कार्सिनोमा इन सीटू ए प्री मेलिग्नेंट लेशन क्या होता है? ये प्री मेलिग्नेंट लेशन होता है, जो कि जब कैंसर सेल जो है मेलिग्नेंट ट्यूमर में कन्वर्ट होने वाला रहता है, जब वो स्प्रेड होने वाला रहता है, उससे पहले का ये रहता है। जैसे कि कैंसर सेल जो रहता है कि जब तक कि ये कैप्सुलेटेड एरिया में रहता है, जब तक ये फिक्स्ड एरिया में रहता है, जब तक ये अपनी औकात से बाहर नहीं जाता है, तो ये कार्सिनोमा इन सीटू में रहता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये नॉर्मल सेल है, इस सेल में कुछ भी दिक्कतें नहीं है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, कुछ भी एबनॉर्मलिटी सेल में नहीं हुआ, ये नॉर्मल है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एबनॉर्मलिटी होना स्टार्ट हो गया। बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो, उस सेल में चेंजेज होना स्टार्ट हो गया। वो सेल जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का सेल है वो एबनॉर्मल होना स्टार्ट हो गया है, उसका चेंजेज होना स्टार्ट हो गया, वो कैंसर सेल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो इसको कहेंगे वेरी माइल्ड या फिर माइल्ड डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया का मतलब होता है कि सेल में चेंजेज हो रहा है, एबनॉर्मलिटी हो रहा है। मॉडरेट डिस्प्लाजिया, मॉडरेट डिस्प्लाजिया में क्या हो रहा है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से थोड़ा ऊपर तक क्या होगा कि कैंसर सेल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। कैंसर मतलब वो सेल जो है एबनॉर्मल होना स्टार्ट हो गया, वो सेल अपना फंक्शन खोना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद है सीवियर डिस्प्लेजिया। इसमें क्या हुआ कि मतलब थोड़ा बहुत ऊपर का जो लेयर है, सबसे ऊपर का, वो नॉर्मल बचा है, बाकी सब में क्या हुआ कि वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद है इन सीटू कार्सिनोमा। इसी को समझना, इन सीटू कार्सिनोमा में क्या होता है कि कैंसर सेल में ये तो कन्वर्ट तो हो जाता है, ये पूरा कैंसर सेल में कन्वर्ट तो हो जाता है, लेकिन ये अभी ये फैलना स्टार्ट नहीं हुआ, ये अपने कैप्सुलेटेड एरिया से बाहर नहीं हुआ है। ये इसका जो फिक्स्ड एरिया है बेसमेंट मेम्ब्रेन से, ये बाहर नहीं हुआ है। उसके बाद है इन्वेजिव कार्सिनोमा। इन्वेजिव कार्सिनोमा जो कि मेलिग्नेंट का ही केस आ जाता है, जिसमें क्या होता है कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन, इससे बाहर कैंसर सेल फैलना स्टार्ट हो जाता है, इससे बाहर फैलना स्टार्ट हो जाता है, मेटास्टेसिस इसका होना स्टार्ट हो जाता है, बाहर स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। यही होता है कार्सिनोमा इन सीटू। क्या होता है? प्री मेलिग्नेंट लेशन विद ऑल द हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर एक्सेप्ट इन्वेजन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन से क्या हो गया कि इन्वेजन होना स्टार्ट हो गया है, वहाँ से क्या हुआ कि बढ़ना स्टार्ट हो गया है। क्या हुआ कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर ये फैलना स्टार्ट हो गया है, जो कि होता है कार्सिनोमा इन सीटू। और ये जो कंडीशन जो होता है, ये जो स्टेजेज पाया जाता है, जब सर्विक्स का कैंसर आता है उसमें ये स्टेजेज मुख्य रूप से उसमें पाया जाता है, उस तरह से इसमें चेंजेज होता है। अगर क्या हुआ कि कार्सिनोमा इन सीटू में क्या होगा कि इसको रिमूव कर दिया जाए, इसका ट्रीटमेंट हो जाए, मैनेजमेंट हो जाए, तो इसका 100% ये क्योर हो जाएगा। लेकिन अगर ये इन्वेजिव कार्सिनोमा में चल गया तो ये क्योर नहीं हो पाएगा, उसकी ज़िंदगी को तहस नहस कर रख देगा, उसकी ज़िंदगी को तबाह करके रख देती है। लेकिन अगर इन सीटू कार्सिनोमा में हो जाता तो ये 100% क्योर हो जाएगा, कैंसर सेल रिमूव कर दिया जाता है, अगर उस समय इसका क्या हो जाता है, मैनेजमेंट हो जाता है तब। चलिए अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं, वो है नादिर। नादिर क्या होता है? नादिर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच एन एंटीनियोप्लास्टिक मेडिकेशन हैज इट्स मोस्ट प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन बोन मेरो। बोन मेरो पर क्या करता है? प्रोफाउंड इफेक्ट डालता है। किस लिए? ड्यू टू नियोप्लास्टिक मेडिकेशन के कारण। जब किसी पेशेंट को क्या होता है कि कैंसर रहता है तो उसको कीमोथेरेपी चलते रहता है। कीमोथेरेपी जो कि होता है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, एंटी नियोप्लास्टिक मेडिकेशन। ये जो मेडिकेशन है एंटी नियोप्लास्टिक मेडिकेशन, इसके वजह से क्या होता है कि बोन मेरो पर क्या होता है कि इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि पेनसाइटोपिनिया होता है। बोन मेरो पर इफेक्ट पड़ने के कारण क्या होता है कि पेनसाइटोपिनिया होता है। इसके कारण क्या होता है कि हेमेटोपोएसिस जो होता है, हेमेटोपोएसिस पे सप्रेस पड़ता है, जिसमें क्या होता है कि आरबीसी कम हो जाता है, डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है, प्लेटलेट्स
क्योंकि ये क्या करता है कि बोन मेरो इन सब चीज़ को बनाने का काम करता है। लेकिन इस पर क्या होता है कि इफेक्ट पड़ता है एंटी नियोप्लास्टिक मेडिकेशन के कारण, जिसके कारण क्या होता है कि आरबीसी भी कम हो जाती है, डब्ल्यूबीसी भी कम हो जाती है, प्लेटलेट भी कम हो जाती है। इन सब को कहते हैं, जब ये कम हो जाती है बॉडी में तो इसको कहते हैं पेनसाइटोपिनिया। पेनसाइटोपिनिया इसको कहते हैं पेनसाइटोपिनिया। क्या होता है कि नादिर में क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है बोन मेरो पर एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट के कारण क्या होता है कि इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट कम हो जाता है, नहीं बनता है। और ये तीनों जब कम हो जाता है तो इसको कहते हैं पेनसाइटोपिनिया। दूसरा जो है वो है अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स क्या होता है इसे जानते हैं। सेल डेट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। क्या होता है कि सेल का जो फंक्शन होता है अपना स्पेशल, उस फंक्शन को क्या करता है कि सेल खो देता है, जिसके कारण उस सेल को पहचानना हम लोग बंद कर देते हैं, उसको कहते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड सेल। क्योंकि जब कोई का अपना काम खो देता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, उसका कोई डिमांड नहीं रहता है, तो उसको आदमी पहचानना बंद कर देता है। उसी को कहते हैं कि जो ये सेल होती है, जब इसको कैंसर जो क्या करता है इस पर अटैक कर देता है तो क्या होता है कि अपना जो फंक्शन होता है इसका स्पेशल फंक्शन, उसको क्या कर देता है कि खो देता है, उसको कहते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड सेल। नेक्स्ट जो है टर्मिनोलॉजी वो है हाइपरप्लाजिया। हाइपरप्लाजिया में क्या होता है कि इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। इंक्रीज नंबर ऑफ सेल क्या होता है कि सेल का नंबर जो बढ़ जाता है उसको कहेंगे हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया। उसके बाद है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। क्या होगा सेल का साइज बढ़ जाएगा तो इसको कहेंगे हाइपरट्रॉफी। क्या होगा कि सेल का साइज बढ़, सेल में जैसे छोटी सेल है इंक्रीज, जो छोटी सेल है ये बढ़ के बड़ी हो गई थी, इसको कहेंगे हाइपरट्रॉफी। उसके बाद है एट्रोफी। एट्रोफी में क्या होता है कि रिडक्शन इन साइज ऑफ सेल। क्या होगा कि सेल की साइज में क्या होगा कि घटेगा। जैसे ये क्या है, ये बड़ी सेल है, ये छोटी हो गई है, इसको कहेंगे एट्रोफी। क्या होगा कि सेल के साइज में जो हो गया, क्या हो गया रिडक्शन हो गया, सेल का साइज घट गया। उसके बाद है मेटाप्लाजिया। मेटाप्लाजिया में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेल इनटू अनदर सेल, वन सेल इनटू अनदर टाइप सेल। जैसे कि है सिंपल स्क्वामस सेल है, लेकिन वो क्या होगा कि सिंपल स्ट्रेटिफाइड सेल हो गया या फिर सिंपल क्यूबॉइडल सेल हो गया। तो इस तरह से जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जैसे कि जो स्क्वामस सेल है, इस तरह की सेल है, इस तरह की सेल है, ये चेंजेज होकर क्या हो गई कि क्यूबॉइडल सेल में चेंजेज हो गया। क्यूबॉइडल सेल में चेंजेज होगा तो इसको कहेंगे कि मेटाप्लाजिया। तो अभी पढ़े हैं कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल क्या होता है कि जब क्या करता है कि उसका जो अपना स्पेशल फंक्शन होता है वो अपना फंक्शन क्या कर देता है, लॉस कर देता है, जिसके कारण उसको पहचानना बंद कर देता है, तो उसको कहेंगे अनडिफ्रेंशिएटेड सेल। उसके बाद है हाइपरप्लेजिया। है हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, सेल का जो होता है नंबर बढ़ जाता है। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि सेल का साइज बढ़ जाता है। एट्रोफी में क्या होता है कि सेल का साइज घट जाता है। मेटाप्लाजिया में क्या होता है कि सेल का जो होता है कि जो सेल है वो अपना दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि सिंपल स्क्वामस है तो सिंपल जो क्यूबॉइडल में अगर चेंज हो गया तो इसको कहेंगे मेटाप्लाजिया। इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसको कहेंगे मेटाप्लाजिया। तो आपने अभी तक पढ़ा है कि जो होता है कि ये कार्सिनोमा इन सीटू क्या होता है। कार्सिनोमा सीटू जो होता है कि कैप्सुलेटेड एरिया से जो होता है कि वो अभी तक कैप्सुलेटेड एरिया में ही कैंसर का डेवलपमेंट हुआ, कैप्सुलेटेड एरिया से बाहर नहीं गया, तो इसको कहेंगे कार्सिनोमा इन सीटू। नादिर क्या होता है, नादिर में बेसिकली होता है कि जो एंटीनियोप्लास्टिक मेडिकेशन जो चलता है पेशेंट को, कीमोथेरेपी जो चलता है, जिसके कारण बोन मेरो पर इफेक्ट पड़ता है। बोन मेरो पर इफेक्ट पड़ने के कारण हेमेटोपोएसिस क्या होता है कि सप्रेस होता है। हेमेटोपोएसिस का मतलब होता है कि आरबीसी जो होता है कि आरबीसी बनाने का काम जो करता है, डब्ल्यूबीसी बनाने, प्लेटलेट बनाने का काम जो करता है बोन मेरो करता है, जो कि क्या हो जाता है कि वो काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण आरबीसी कम हो जाएगा उस पेशेंट में, डब्ल्यूबीसी कम हो जाएगा, प्लेटलेट कम हो जाएगा, जिसके कारण बॉडी का नॉर्मल फंक्शन क्या होगा कि इफेक्ट होने लगेगा। अगर ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो कम हो जाता है इसको कहेंगे पेनसाइटोपिनिया। उसके बाद आपने जाना अनडिफ्रेंशिएटेड सेल। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल जो होता है वो क्या करता है कि अपना फंक्शन लॉस कर देता है।
अपना जो उसका स्पेशल फंक्शन होता है वो फंक्शन लॉस कर देता है, जिसके कारण उसको पहचानना बंद कर देते हैं। उस सेल का नाम रख देते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल। उसके बाद होता है कि हाइपरप्लाजिया। हाइपरप्लाजिया में क्या होता है कि सेल का साइज बढ़ जाता है। उसके बाद होता है हाइपरट्रॉफी। इसमें क्या होता है कि सेल का साइज, उसमें सेल का नंबर बढ़ जाता है। हाइपरप्लाजिया में सेल का नंबर बढ़ जाता है। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि सेल का साइज बढ़ जाता है। उसके बाद होता है कि एट्रोफी। एट्रोफी में क्या होता है कि सेल का जो होता है सेल का साइज में क्या होगा कि घट जाएगा, सेल का साइज में रिडक्शन हो जाएगा। उसके बाद है मेटाप्लाजिया। मेटाप्लाजिया में क्या होता है कि सेल का जो होता है कि दूसरे जो सेल, एक सेल है दूसरे टाइप के सेल में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं मेटाप्लाजिया। अब पढ़ेंगे ट्यूमर मार्कर। ट्यूमर मार्कर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए अब जानते हैं ट्यूमर मार्कर के बारे में। आखिर ट्यूमर मार्कर क्या होता है। ट्यूमर मार्कर जो होता है, अगर किसी सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में या फिर स्टमक में या फिर ब्रेन में कहीं इस तरह की मैलिग्नेंसी सस्पेक्टेड होती है तो एक ब्लड सैंपल को भेजते हैं। ब्लड सैंपल में सीरम से पता लगाया जाता है। सीरम क्या होता है कि अगर उसमें से ब्लड में से ब्लड सेल और क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए तो वो सीरम होता है। उस सीरम में पता लगाया जाता है कि इसमें ट्यूमर मार्कर, अगर उस अंग में ट्यूमर मार्कर है या नहीं। मतलब किससे पता लगाया जा रहा है, ब्लड के सीरम से पता लगाया जा रहा है, जिससे क्या पता लगाया, ट्यूमर का पता लगाया जा रहा है। तो वही होता है ट्यूमर मार्कर। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। जैसे कि हेड और नेक का अगर ट्यूमर है, अगर हेड और नेक का सस्पेक्टेड ट्यूमर अगर पता चला है तो क्या होगा कि इसमें होता है SCC एंटीजन। SCC एंटीजन जो होता है वो होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। इससे पता लगता है कि हेड या फिर नेक में क्या है कि ट्यूमर है या नहीं। उसके बाद है अगर नर्वस सिस्टम में अगर मैलिग्नेंसी सस्पेक्टेड होती है, अगर नर्वस सिस्टम में कोई ट्यूमर वगैरह पता चलता है तो उसके लिए जो ट्यूमर मार्कर होता है वो होता है 5HIAA। 5HIAA इससे पता लगता है कि जो ब्रेन या स्पाइनल कोड जो है इसमें ट्यूमर का मतलब किस क्या पोजीशन है, क्या स्टेजेज है। उसके बाद थायराइड जो है, थायराइड का अगर ट्यूमर दिखता है तो उसमें क्या होता है कि कैल्सीटोनिन और थायरोग्लोबुलिन का पता लगाया जाता है। अगर क्या होता है कि इस जो T3 T4 TSH जो होता है, जो थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है, उसका पता लगाया जाता है कि उसका लेवल क्या है। उसके बाद अगर एसोफेगस में क्या है कि अगर ट्यूमर सस्पेक्टेड हुआ तो उसमें भी SCC एंटीजन जो होता है कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा से पता लगाया जाता है। उसके बाद जो लंग है, लंग में क्या होगा कि SSC सिफ्रा 21-1 इससे पता लगाया जाता है। ब्रेस्ट में अगर ट्यूमर का है कुछ ऐसा अंश मैलिग्नेंसी सस्पेक्टेड हुआ है तो उसमें क्या होगा कि CA15-3 इससे पता लगाया जाता है। अगर लीवर का जो ट्यूमर मार्कर है वो है AFP जो होता है अल्फा फीटोप्रोटीन से क्या होता है कि पता लगाया जाता है कि ट्यूमर मार्कर। उसके बाद अगर स्टमक में है अगर ट्यूमर वगैरह तो उसमें CEA या फिर CA72-4 इससे पता लगाया जाता है कि ट्यूमर का क्या स्टेजेज है, उसके बारे में पता लगाया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो जानते हैं कि पेनक्रियाज में अगर कुछ ऐसी मैलिग्नेंसी सस्पेक्टेड होती है, अगर पेनक्रियाज में मैलिग्नेंसी सस्पेक्टेड होती है तो उसके लिए CA19-9 क्या होता है कि इससे पता लगाया जाता है या फिर लास्ट स्टेज से पता लगाया जाता है। अगर ब्लड में क्या होगा कि अगर इस तरह की ट्यूमर या फिर मैलिग्नेंसी सस्पेक्टेड हो रहा है तो β2 माइक्रोग्लोबुलिन लेवल से क्या करता है कि β2 माइक्रोग्लोबुलिन जो होता है इसका ट्यूमर मार्कर होता है। कोलोन या फिर रेक्टम का जो ट्यूमर मार्कर होता है वो होता है CEA या फिर CA50। CEA होता है कार्सियोजेनिक एम्ब्रियोनिक एंटीजन। इससे क्या होता है कि पता चलता है कि कोलोन या फिर रेक्टम में क्या ट्यूमर है या नहीं। कोलोन या रेक्टम का ट्यूमर मार्कर जो है CEA या फिर CA50 है। उसके बाद प्रोस्टेट, अगर प्रोस्टेट में इस तरह की कोई मैलिग्नेंसी सस्पेक्टेड होता है, कुछ ट्यूमर का ऐसा पता चलता है तो उसमें सीरम PSA जो होता है, PSA जो होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। इससे क्या होता है कि पता लगाया जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर है या फिर नहीं। उसके बाद ओवरी में अगर कुछ इस तरह की मैलिग्नेंसी सस्पेक्टेड होती है तो उसमें कैंसर का पता लगाने के लिए CA125 या फिर अल्फा फीटोप्रोटीन या फिर बीटा SCG जो होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन जो हार्मोन होता है, इसके लेवल से पता चलता है कि ओवरी में कैंसर है या नहीं। SCG जो होता है बीटा SCG ह्यूमन
कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। इससे क्या होता है कि पता चलता है, इसके लेवल से पता चलता है कि ओवरी में कैंसर है या फिर नहीं। अगर टेस्टिस के कैंसर का पता लगाना हो तो उसमें बीटा एससीजी भी, इससे भी क्या होता है कि बीटा एससीजी से पता चलता है। टेस्टिस का जो ट्यूमर मार्कर है वो है बीटा एससीजी, जो होता है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। सर्विक्स जो होता है एससीसी, एससीसी का मतलब होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोजेन, स्क्वामस सेल कार्सिनोजेन, स्क्वामस सेल कार्सिनोजेन। और ये जो भी होती है ये कार्सिनोजेनिक होता है, कार्सिनोजेनिक एम्ब्रियोनिक एंटीजन, इससे पता लगाया जाता है। तो आपने अभी जाना है कि अगर किसी भी ऑर्गन में इस तरह की कंडीशन रहती है, ट्यूमर मार्कर का अगर ट्यूमर का पता लगाना है, कैंसर का पता लगाना है, तो उसका क्या क्या मार्कर है उससे पता लगाया जा सकता है। तो आपने कल और आज की वीडियो में अभी तक जाना है, इसके बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में जाना है। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी या फिर आई बटन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। और आज का जो ये वीडियो है ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ये पार्ट 2 रहा, ये लेक्चर नंबर 2 है। ये इसको सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं। ऑन्कोलॉजी का जितना भी टॉपिक है हम बारीकी से सबको डिफाइन करेंगे। इसलिए आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।